स्नेहा ने फोन की घंटी सुनकर करवट बदल ली और चादर ऊपर तक खींचकर अपने कान बंद कर लिए। सोचा कोई और उठकर फोन उठा लेगा, पर सभी सोते रहे और फोन की घंटी बजकर बंद हो गई। चलो अच्छा हुआ मुसीबत टली। पता नहीं मुंह अंधेरे फोन करने का शौक किसे चढ़ा है, स्नेहा ने स्वयं से ही कहा। पर फोन फिर से बजने लगा तो स्नेहा झुंझला गई। लगता है घर में मेरे अलावा यह घंटी किसी को सुनाई ही नहीं देती। उसने उठने का प्रयास किया, पर उसके पहले ही अपने पिता गजेंद्र बाबू की पदचाप सुनकर वह दोबारा सो गई। गजेंद्र बाबू ने फोन उठा लिया। क्या क्या कह रहे हो आर्यन? मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। पूरे देश में प्रथम स्थान? नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत देखा होगा। क्या बिल्कुल सही समाचार है? हाँ हाँ, अब तो आपको मिठाई खिलानी ही पड़ेगी। मिठाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं, घर आओ तो मिठाई क्या, शानदार दावत मिलेगी तुम्हें। गजेंद्र बाबू फोन रखते ही उछल पड़े। थोड़ी देर पहले ही मीठी नींद से उठने की खुमारी और बौखलाहट एक क्षण में उड़न छू हो गई। सुचित्रा, स्नेहा, संदीप, कहाँ हो तुम तीनों? देखो कितनी खुशी की बात है। वे पूरी शक्ति लगाकर चीखे। क्या है, क्यों सारा घर सिर पर उठा रखा है? सुचित्रा पति की चीख पुकार सुनकर उठ आई। बात ही ऐसी है, सुनोगी तो उछल पड़ोगी। अब कह भी डालो, भला कब तक पहेलियां बुझाते रहोगे? तो सुनो, हमारी बेटी स्नेहा भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम आई है। क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। किसी ने अवश्य तुम्हें मूर्ख बनाने का प्रयत्न किया है। किसका फोन था? अवश्य ही किसी ने मजाक किया होगा। आर्यन का फोन था और मैं उसकी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकता हूँ, गजेंद्र बाबू ने पत्नी को स्पष्ट बताया। माता पिता की बातचीत सुनकर स्नेहा और संदीप भी उठकर आ गए। माँ ठीक कहती है पापा, क्या पता किसी ने शरारत की हो। परीक्षा सफल होना तो संभव है, पर सर्वप्रथम आना, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं विश्वास नहीं कर सकती। स्नेहा ने अपना मत प्रकट किया, पर जब तक स्नेहा कुछ और कहती, संदीप कंप्यूटर पर ताज़ा समाचार देखने लगा, जहां स्नेहा के भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम आने का समाचार प्रमुखता से दिखाया जा रहा था। कुछ ही देर में समाचार पत्र भी आ गया और फोन पर बधाई देने वालों का तांता सा लग गया। गजेंद्र बाबू तो फोन पर बधाई स्वीकार करने और सबको विस्तार से स्नेहा के आईएएस में प्रथम आने के बारे में बताते हुए इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें नाश्ते तक करने का समय नहीं मिला। दिन भर घर आने जाने वालों से भरा रहा। स्नेहा जहां स्थानीय समाचार पत्रों को, प्रतिनिधियों व टीवी चैनलों को साक्षात्कार देने में व्यस्त थी, वहीं संदीप और सुचित्रा मेहमानों की खातिरदारी में। गजेंद्र बाबू के तो पांव खुशी के कारण जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। स्नेहा ने एक ही झटके में पूरे परिवार को साधारण से असाधारण बना दिया था। रात गहराने लगी तो अनेक परिचित विदा लेने लगे, पर दूर से आए संबंधियों के ठहरने खाने पीने का प्रबंध तो करना ही था। सुचित्रा के तो हाथ पैर फूल गए थे। 3 बुलाए 13 आए तो सुना था उन्होंने, पर यहाँ तो बिना बुलाए ही सबने धावा बोल दिया था। वे संदीप को बार बार बाजार भेजकर आवश्यकता की वस्तुएं मंगा रही थी और स्वयं दिन भर रसोई में जुटी रही। अतिथियों को खिला पिला एवं सुलाकर जब पूरा परिवार साथ बैठा तो सभी को अपनी कहने और दूसरों की सुनने का अवसर मिला। मुझसे नहीं होता इतने लोगों के खाने पीने का प्रबंध, कल ही एक रसोइये का प्रबंध करो। सबसे पहले सुचित्रा ने अपना दुखड़ा कह सुनाया। क्यों नहीं, कल से ही रख लेते हैं, कुछ दिनों तक आने जाने वालों का सिलसिला चलेगा ही, गजेंद्र बाबू ने कहा। माँ, घर में जो भी सामान मंगवाना हो उसकी सूची बना लो, कल एक साथ लाकर रख दूंगा। आज पूरे दिन आपने मुझे एक टांग पर खड़ा रखा है, संदीप बोला।
तुम लोगों को एक दिन थोड़ा सा काम करना पड़ जाए तो रोना पीटना शुरू कर देते हो, पर जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। गजेंद्र बाबू गंभीर स्वर में बोले, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया? सुचित्रा ने मुंह बिचकाया। आर्यन, आज सुबह सबसे पहले आर्यन ने ही मुझे स्नेहा की इस अभूतपूर्व सफलता की सूचना दी थी, पर मैं पूरे दिन प्रतीक्षा करता रहा और वह नहीं आया। प्रतीक्षा केवल आप ही नहीं करते रहे पापा, मैंने तो उसे फ़ोन भी किया था। इस सफलता को पाने के लिए जितना प्रयत्न और परिश्रम मैंने किया उतना ही आर्यन ने भी किया। उसे तो जैसे धुन ही सवार था कि मुझे इस प्रतियोगिता में सफल करवा कर ही मानेगा। मेरी सफलता को श्रेय काफ़ी हद तक आर्यन को ही जाता है। स्नेहा ने कहा, सब कहने की बात है बेटी, ऐसा ही है तो स्वयं क्यों नहीं दे दी आईएएस की प्रवेश परीक्षा आर्यन ने? क्योंकि वह चाहता ही नहीं। उसे पढ़ने पढ़ाने में इतनी रुचि है कि वह व्याख्याता की नौकरी छोड़ना तो दूर, उल्टे अर्थशास्त्र में पीएचडी करने की योजना बना रहा है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक तो तुम दोनों की मित्रता ठीक थी, पर अब तुम दोनों का मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं है। बड़ी अफसर बन जाओगी तुम। अपनी बराबरी का वर ढूंढो तो मुझे खुशी होगी। भूल गई जहां हमने तुम्हारा रिश्ता तय किया था, वो संजीव और उसके परिवार ने दहेज को लेकर हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था? सुचित्रा बोली, तो आप चाहती है कि मैं भी आर्यन के साथ वही करूं जो संजीव ने मेरे साथ किया था? हाँ बेटी, मैं यही कहना चाह रही थी। तुम लोगों ने अपनी व्यस्तता में देखा नहीं, आर्यन आया था तुम्हें बधाई देने, तो मैंने ही उसे समझा दिया कि अब स्नेहा उससे कहीं आगे निकल गई है। अच्छा होगा कि तुम उससे दूर ही रहो। मेरी बात सुनकर वो किसी से बिना मिले मुंह छिपाकर वापस चला गया। सुचित्रा बोली, क्या आपने मुझे बताया तक नहीं? आर्यन जैसे मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं माँ। हम दोनों तो जीवन साथी बनने का निर्णय ले चुके हैं। यह बोलते हुए स्नेहा रो पड़ी। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ बेटी। आर्यन हीरा है, हीरा, उसे हाथ से मत जाने देना। गजेंद्र जी ने स्नेहा को ढाढ़स बंधाया। जब सब लोग थोड़ा शांत हुए तो एकांत मिलते ही स्नेहा ने आर्यन का नंबर मिलाया। फ़ोन मिलाते ही स्नेहा को बहुत पहले ही एक फ़ोन कॉल जो संजीव के द्वारा की गई थी दहेज को लेकर उसे याद आने लगे। वो फ़ोन कॉल उसके मानस पटल पर हथौड़े की चोट करने लगी थी। स्नेहा ने उस दिन संजीव को कॉल किया था तो उस दिन भी फ़ोन उसके पिता ने ही उठाया था। नमस्ते गजेंद्र बाबू, कहिए, विवाह की सब तैयारियां हो गई? फ़ोन पर धीर शाह का स्वर सुनकर गजेंद्र बाबू चौंक गए थे। सब आपकी कृपा है, हम सब तो कल की तैयारी में ही व्यस्त है। इधर उधर की औपचारिक बातों के बाद धीर बाबू काम की बात पर आ गए। ऐसा है गजेंद्र बाबू, मैंने तो लाख समझाया, पर रमा मेरी पत्नी तो कुछ सुनने के तैयार ही नहीं, बस एक ही जिद पर अड़ी है। उसे तो तिलक में 10 लाख नगद चाहिए। वह अपने मन की सारी साध पूरी करेगी। क्या कह रहे हैं आप धीर बाबू? तिलक में तो लेन देन की बात तय नहीं हुई थी। अब एक दिन में 10 लाख का प्रबंध कहाँ से करूँगा मैं? गजेंद्र बाबू का सिर चकराने लगा, आवाज़ भर्रा गई। क्या कहूँ, मैं तो आदर्शवादी व्यक्ति हूँ। दहेज को समाज का अभिशाप मानता हूँ, पर नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है? रमा ने तो जिद ही पकड़ ली है। वैसी गलती उसकी भी नहीं है। आपके यहाँ संबंध होने के बाद भी लोग दरवाजे पर कतार बांधे खड़े हैं। सोचने व समझ पाने के लिए गजेंद्र ने कहा, मेरे विचार से ऐसे गंभीर विचार विमर्श फ़ोन पर करना ठीक नहीं रहेगा। मैं अपनी पत्नी सुचित्रा के साथ आपके घर आ रहा हूँ, वहीं मिल बैठकर सब मसले सुलझा लेंगे।
स्नेहा ने गजेंद्र बाबू और धीर शाह के बीच होने वाली बातचीत को सुन लिया था और किसी अशुभ की आशंका से वह कांप उठी थी। गजेंद्र बाबू और सुचित्रा जब धीर बाबू के घर गए तो उन्होंने 10 लाख की मांग को दोहराया, जिससे गजेंद्र बाबू निराश हो गए। जब स्नेहा से संजीव का संबंध हुआ था तब संजीव डिग्री कॉलेज में साधारण सा व्याख्याता था, पर अब वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अफसर बन गया था। इसी कारण बर का भाव भी बढ़ गया। अफसर बनते ही संजीव का दुनिया के प्रति नजरिया भी बदल गया। गजेंद्र और सुचित्रा उठ खड़े हुए। घर आकर बात साफ कर दी गई। यह विवाह नहीं होगा। लगता है और कोई मोटा आदमी मिल गया है धीर बाबू को, गजेंद्र बाबू ने सुचित्रा से कहा। संजीव और स्नेहा ने कॉलेज की पढ़ाई साथ पूरी की थी। दोनों के प्रेम के किस्से हर आम और खास व्यक्ति की जबान पर थे। एमफिल करते ही जब दोनों को अपने ही कॉलेज में व्याख्याता के पद प्राप्त हो गए तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उनके प्यार की दास्तान सुनकर दोनों ही पक्षों के माता पिता ने उनके विवाह की स्वीकृति दे दी थी। स्नेहा से विवाह तय होते ही जब संजीव का आईएएस में चयन हो गया तो सुचित्रा और गजेंद्र बाबू भी खुशी से झूम उठे। वे मित्रों, संबंधियों और परिचितों को यह बताते नहीं थकते थे कि उनकी बेटी स्नेहा का संबंध एक आईएएस अफसर से हुआ है। स्नेहा स्वयं भी कुछ ऐसा ही सोचने लगी थी। वह जब भी संजीव से मिलती तो गर्व महसूस करती थी, पर आज सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। संजीव और उसका प्रेम प्रसंग तो पिछले 5 वर्षों से चल रहा था। संजीव तो दहेज के सख्त खिलाफ था, फिर आज अचानक इतनी बड़ी मांग। वह छटपटा कर रह गई। उसने तुरंत संजीव को फ़ोन मिलाया। उसे अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि संजीव और उसका परिवार तिलक से ठीक पहले ऐसी मांग रख देंगे। वह संजीव से बात करके सब साफ साफ पूछ लेना चाहती थी। उन दोनों के प्यार के बीच में यह पैसा कहाँ से आ गया था। हेलो संजीव, मैं स्नेहा बोल रही हूँ। हाँ कहो स्नेहा, कैसी हो? कल की सब तैयारी हो गई क्या? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। यह एक दिन पहले क्या 10 लाख की रट लगा रखी है? मेरे पापा कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? शांत स्नेहा, शांत। इतने सारे प्रश्न पूछोगी तो मैं उनके उत्तर कैसे दे सकूँगा? बनो मत, तुम्हें सब पता है। तुम्हारी स्वीकृति के बिना वे ऐसी मांग कभी नहीं करते। स्नेहा क्रोधित स्वर में बोली। तो तुम भी सुन लो, क्या गलत कर रहे हैं मेरे माता पिता? लोग करोड़ों देने को तैयार है। कहाँ मिलेगा तुम्हें और तुम्हारे पिता को आईएएस वर? तुम लोग इस छोटी सी मांग को सुनते ही बौखला गए। संजीव का बदला सुर सुनते ही स्तब्ध रह गई स्नेहा। हाथ पैर कांप रहे थे। वह वही कुर्सी पर बैठकर देर तक रोती रही। संदीप सो रहा था। वह किसी प्रकार लड़खड़ाती हुई अपने कक्ष में गई और कुंडी चढ़ा ली। गजेंद्र और सुचित्रा घर पहुँचे तो देर तक घंटी बजाने और द्वार पीटने के बाद जब संदीप ने द्वार खोला तो गजेंद्र बाबू उस पर ही बरस पड़े। यहाँ जान पर बनी है और तुम लोग घोड़े बेचकर सो रहे हो। बहुत थक गया था। मैंने सोचा था कि स्नेहा दीदी द्वार खोल देंगी, वैसे भी उनकी नींद जल्दी टूट जाती है। संदीप उन्नीद स्वर में बोला। स्नेहा? हाँ, कहाँ है स्नेहा? गजेंद्र बाबू ने चिंतित स्वर में पूछा। अपने कमरे में सो रही है, संदीप बोला और फिर सो गया। पर गजेंद्र और सुचित्रा को कुछ असामान्य सा लग रहा था। माता पिता की चिंता से अवगत थी स्नेहा। ऐसे में उसे नींद कैसे आ गई, यह सोचकर ही घबरा गए थे दोनों। सुचित्रा ने तो स्नेहा के कक्ष का द्वार ही पीट डाला, पर कोई उत्तर ना पाकर वे रो पड़ी। अब तो संदीप की नींद भी उड़ चुकी थी। गजेंद्र बाबू और संदीप ने मिलकर द्वार ही तोड़ डाला। उनका भय निर्मूल नहीं था।
अंदर खून से लथपथ स्नेहा बेसुध पड़ी थी। उसने अपनी कलाई की नस काट ली थी। अब अगले दिन के तिलक की बात दिमाग से निकल गई थी। वर पक्ष की मांग और उनके द्वारा किए गए अपमान की बात भुलाकर वे स्नेहा को लेकर अस्पताल की ओर भागे थे। समाचार सुनते ही स्नेहा के मित्र और सहकर्मी आ पहुंचे थे। सुचित्रा और संदीप को रो रो कर बुरा हाल था। गजेंद्र बाबू अस्पताल में प्रस्तर मूर्ति की भांति शून्य में ताकते बैठे थे। आर्यन ने न केवल उन्हें सांत्वना दी थी बल्कि भाग दौड़कर सुचित्रा की देखभाल भी की थी। आर्यन रात भर स्नेहा के होश में आने की प्रतीक्षा करता रहा, पर स्नेहा तो होश में आते ही विफर उठी थी। कौन लाया मुझे यहाँ? मर क्यों नहीं जाने दिया मुझे? मैं जीना नहीं चाहती, वह प्रलाप करने लगी थी। चुप करो, यह बकवास करने का समय नहीं है। तुम ऐसा कायरतापूर्ण कार्य करोगी मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं अपने माता पिता को और दुख देना नहीं चाहती। तुमने उन्हें कितना दुख दिया है देखना चाहोगी? तुम्हारी माँ रो रो कर दीवार से अपना सिर टकरा रही थी। बड़ी कठिनाई से संदीप उन्हें घर ले गया है। तुम्हारे पिता तुम्हारे कक्ष के बाहर बेंच पर बेहोश पड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं और कर भी क्या सकती थी? तुम पहली युवती नहीं हो जिसका विवाह टूटा है। कारण कोई भी रहा हो, दुख का पहाड़ तो पूरे परिवार पर टूटा था। पर तुम बड़ी स्वार्थी निकली। केवल अपने दुख को सोचा तुमने। तुम्हें तो उन्हें ढाढ़स बंधाना चाहिए था। आर्यन के समझाने पर स्नेहा चुप रह गई। आर्यन उसका अच्छा मित्र था। उसने और आर्यन ने एक साथ कॉलेज में व्याख्याता के रूप में प्रवेश किया था, पर संजीव के कॉलेज में आते ही स्नेहा उसको लटकों झटकों पर रीझ गई थी। अगले दिन स्नेहा स्वस्थ होकर घर आ गई थी, पर आर्यन के सहारे ही वह सामान्य हो सकी थी। स्वयं को पहचानो स्नेहा, वह बार बार कहता। उसके प्रोत्साहित करने पर ही स्नेहा ने आईएएस की तैयारी प्रारंभ की थी। उसकी तैयारी में आर्यन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पर आज ना जाने उस पर क्या बीती होगी। अब वर्तमान में लौटकर स्नेहा ने आर्यन को फ़ोन लगाया। हेलो आर्यन। फ़ोन मिलते ही स्नेहा ने आर्यन का स्वर पहचान लिया था। कहो स्नेहा, कैसी हो? मैं कैसी हूँ अब पूछ रहे हो तुम? सुबह से कहाँ थे? मैं तो तुमसे मिलने आया था, पर तुम बहुत व्यस्त थी, आर्यन ने उत्तर दिया। और तुम बिना मिले चले गए, यह भी भूल गए कि तुमने तो सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया है। आज के संसार में इन वादों का क्या मूल्य है? मेरे लिए ये वादे अनमोल है आर्यन। हम कल ही मिल रहे हैं। बहुत सी बातें करनी हैं, बहुत से फैसले करने हैं, ठीक है ना? स्नेहा ने व्यग्रता से पूछा था। ठीक है स्नेहा, तुम भी मेरे लिए अनमोल हो, यह कभी मत भूलना। आर्यन ने अपने एक वाक्य में अपना हृदय ही उड़ेल दिया था। स्नेहा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अफसर बनने के बाद दोनों में कितना अंतर था। संजीव जो अफसर बनते ही सब कुछ भुलाकर सिर्फ पैसों को अहमियत दिया, और स्नेहा अफसर बनने के बाद भी अपना फैसला नहीं बदली। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।